और ख़बरों की शुरुआत एक अहम खबर से करेंगे। उर्दू के मशहूर अदीब व शायर शाहिद माहुली का इंतकाल हो गया है। बीती शब शाहिद माहुली ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। काफ़ी अरसे से निमोनिया के वो शिकार थे। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शाहिद माहुली कई शेरी मजमुओं के खालिक हैं। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शाहिद माहुली ने यहां पर भी खिदमात एक तरह से अंजाम दी थी। तो उर्दू के मशहूर अदीब व शायर शाहिद माहुली का इंतकाल हो गया। बीती शब शाहिद माहुली ने दिल्ली में आखिरी सांस ली अपने घर पर। काफ़ी लंबे अरसे से निमोनिया के शिकार थे और अगर शाहिद माहुली के मजमुओं की बात की जाए और उर्दू अदब में जो उनकी गिराकद्र खिदमात है, अगर उनका जिक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। ख़ासतौर से गज़लों के लिए भी याद रखा जाएगा शाहिद माहुली जी को। और शाहिद माहुली जी के इंतकाल पर और हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान डॉक्टर रज़ा हैदर साहब, डायरेक्टर हैं गालिब इंस्टीट्यूट के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रज़ा हैदर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। जाहिर सी बात है बड़े दुख की घड़ी है और ख़ासतौर से उर्दू अदब की अगर हम बात करें तो एक बड़ा खला पैदा हो गया है डॉक्टर शाहिद माहुली के ना रहने से। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा रजा साहब की सुनहरी उदासियां छोड़कर शाहिद माहुली चले गए। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उनके इंतकाल से पूरे बर्रे सगीर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बर्रे सगीर में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है, खला पैदा हो गया। इसलिए कि उनकी जो पूरी शख्सियत थी वो सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो ममालिक है जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ भी वो बहुत मशहूर थे। उनकी गजलें, उनकी नज़में, उनकी तहरीरें पढ़ी जाती थी और वो जहाँ भी रहे, जिस इदारे से भी वाबस्ता रहे, उस इदारे को अपने विजन से, अपने थॉट से, अपने अफकार और ख्याल से उन्होंने बहुत बुलंदियों तक पहुँचाया। गालिब इंस्टीट्यूट के वो कई साल तक डायरेक्टर रहे, पिछले 40 साल तक दोनों वाबस्ता रहे। डायरेक्टर 14-15 साल तक रहे और उनकी डायरेक्टरशिप में इस इदारे ने काफी काम किया। बड़े बड़े सेमिनार किए, बड़े बड़े कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया, अच्छी अच्छी किताबें पब्लिश हुई। तो उनके इंतकाल से न सिर्फ गालिब इंस्टीट्यूट बल्कि और भी जो दूसरे इदारे हैं उनको बड़ा सदमा पहुंचा है। इसलिए उनका एक विजन ये भी था कि तमाम इदारों के साथ मिल करके काम करें। तो गालिब इंस्टीट्यूट के जो तमाम स्टाफ है वो भी इस वक्त बहुत ही गमगीन है, बहुत उदास है और इस खला को दूर करना मुझे लगता है कि इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल डॉक्टर रजा, अगर हम बात करें कि आजमगढ़ जैसी छोटी सी जगह, माहौल जहां से आपका ताल्लुक था, वहां से डॉक्टर शाहिद निकले और उसके बाद उर्दू की खिदमत करते करते आप दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली पहुंच के आपने उर्दू को एक आला मकाम दिया। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मरदुमखेज बस्ती आजमगढ़ के एक छोटे से कस्बे माहौल से था। माहौल इल्म अदब के एतबार से भी बहुत अहम जगह है। वहाँ एहतशाम साहब जो कि बहुत मारूफ नक्काद और मुहक्किक थे, वहाँ से दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर के वो कांग्रेस से वाबस्ता हुए। और एक दिलचस्प बात और एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोगों को, उर्दू के जो लोग हैं उन्हें ये मालूम है कि उन्होंने कांग्रेस की पूरी तारीख भी उर्दू में तहरीर की। तो कांग्रेस से वो वाबस्ता रहे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने जब उनको देखा और उनकी सलाहियतों को बहुत करीब से देखा तो वो गालिब इंस्टीट्यूट में लेकर के वो आए और वो गालिब इंस्टीट्यूट में रहे, पब्लिकेशन से जुड़े रहे और अपने काम की वजह से, वो अच्छे कामों की वजह से फिर वो डायरेक्टर हुए और डायरेक्टर। मुझे लगता है कि जब भी उर्दू जबान व अदब की तारीख लिखी जाएगी, गालिब इंस्टीट्यूट की तारीख लिखी जाएगी, गालिबियात के हवाले से जब किसी का नाम लिया जाएगा तो शाहिद माहुली साहब का नाम हमेशा इज्जत व एहतराम। बिल्कुल डॉक्टर रजा साहब, अगर हम डॉक्टर शाहिद माहुली की शायरी को देखते हैं खासतौर से, तो एक गजल के बहुत अच्छे शायर भी थे और उन्होंने कहा कि हकीकतों से उलझता रहा फसाना मेरा। इसके अलावा अगर और कुछ गजलों की बात करें कि आंखों देखी बात कहानी लगती है, कई ऐसी गजलें हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी और पढ़ी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, सिर्फ उनका कारनामा नस्र में नहीं था, नस्र में ये बेतहा किताबें उनकी है, लेकिन जो उनका शेरी मजमुआ है, बल्कि वो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले तक अपने तमाम शेरी मजमुओं को एक दीवान की शक्ल में भी
हमारे सामने पेश किया। तो एक जो हम उनकी शायरी में एक चीज जो देखते हैं कि उदासी जो है उनकी पूरी शायरी में, उनके कलाम में एक जो उस तरह का उदास होने का जो पूरा एक तस्वुर है वो उभर करके सामने आता, और जमाने के मसाइल तो भी गुफ्तगू करते हैं अपनी शायरी में। बिल्कुल, और यही वजह थी जिन उदासियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक जो उनका मजमुआ था, जो एक किताब थी सुनहरी उदासियों के नाम से भी। सुनहरी उदासियां, जी 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 जी। चूंकि देखिए वो एक इंसान दोस्त आदमी थे, उन्हें इंसानियत की भी बड़ी फिक्र रहती थी। जो जमाने के जो मसाइल हैं और समाज का जो ताना बाना जो कभी कभी बिगड़ जाता था, उससे भी बहुत वो सोचते थे, लिखते थे। नस्ल में भी उन्होंने लिखा, अपनी शायरी में भी उसका इजहार किया। तो जिसे कहा जाए कि जिसको इंसानियत से मोहब्बत हो, इंसान से मोहब्बत हो, और जो इंसानियत की बातें करता हो, तो यकीनन वो जब जमाने का ताना बाना जब वो बिगड़ता हुआ देखेगा तो उसका इजहार उसकी शायरी में जरूर आएगा, और वही इजहार उनकी शायरी में हम जगह जगह। बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल, और क्योंकि अदब से ही जुड़ा हुआ है, जो काम शाहिद माहुली साहब ने कैफी आजमी और आगे आप बढ़िए अख्तरुल ईमान साहब पे किया, वो भी एक बड़ा गिरा कद्र एक खिदमत है उर्दू अदब में। उनकी पूरी उन्होंने एक इदारा कायम किया था मेयार के नाम से जी, और उस इदारे से उन्होंने बड़ी मार्कतुल आरा किताबें तहरीर की, और उसमें कैफी आजमी नंबर और कैफी आजमी नंबर, अली अख्तरुल ईमान नंबर। और बल्कि देखिए मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कैफी आजमी से सबसे पहले एक मोतबर और बहुत संजीदा किताब अगर किसी ने लाई तो वो शाहिद माहौली। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि उसके बाद जो किताबें आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कैफी आजमी हालांकि मुतारिफ तारुफ नहीं है, लेकिन अदबी हल्के में मजीद मुतारिफ कराने के लिए शाहिद माहौली के का जो कंट्रीब्यूशन उसको हमेशा याद कीजिए। उसी तरह से अली सरदार जाफरी ने भी ये पूरी एक सीरीज उन्होंने शुरू की थी, जिसमें बड़े बड़े शोरा की जिंदगी और उनके जो शेरी कारनामे हैं उस पर उन्होंने गुफ्तगू की थी। और ये जो पूरा मेयार की जो सीरीज है, मेयार जो उनका पब्लिकेशन का इदारा था, उससे जो किताबें तैयार हुई है वो भी इल्म अदब के हल्के में काफी मकबूल हुई, और उससे स्कॉलर्स, टीचर्स, जितने भी इस तरह के लोग थे सभी मुस्तफीद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजा हैदर साहब। जाहिर सी बात है कि उर्दू हल्के के लिए आज बहुत गम की एक तरह से घड़ी है, दुख की घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बात करने के लिए। जाहिर सी बात है कि उर्दू हल्के के लिए आज एक गम की घड़ी है, और जो खला डॉक्टर शाहिद माहुली के इंतकाल के बाद पैदा हुई है वो मुश्किल से ही एक तरह से पुर हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है, जिस पर एतराजात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्या लाही अमल तैयार किया जाता है। दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरवती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था, जिसके बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए RSS को जिम्मेदार करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, और ये RSS यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है, रब आखो या मौला, केड़ी गल दा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा। अलमिया यह है कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम कर दिया, जिस पर शोबा उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। इन्होंने खत लिखकर कहा कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जुबान है। ये विवाद जो हुआ है ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ है, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, तो उनके ज़माने में एक मीटिंग हुई थी और ये डिपार्टमेंट को मर्ज करने की बात चल रही थी, तो उन्होंने उसी वक्त उसको कट किया था और कहा था कि हाँ ये गलती हुई है, इसको इंडियन लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसके बाद फिर अब ये नया इशू आया है फिर मर्ज करने के लिए।
इसमें दोबारा से इन्होंने वही गलती कर दी है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा है, और इसमें मैंने DUI यानी डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को लेटर भी दे दिया है कि सर ये इंडियन लैंग्वेज है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसमें उर्दू एक है, और अगर इसको कोई बाहर का कोई भी कंट्री बोल रही है या कहीं भी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। इस पर हमारे DUI साहब ने ये बात कही कि इसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तासुब ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि उर्दू वाले क्या कदम उठाते हैं, जबकि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो न्यूज़ 18 उर्दू लगातार इस खबर को जोरों शोर से उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि पंजाबी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक हिंदुस्तानी जबान है, बल्कि यूं कहा जाए कि उर्दू के लिए कोई मुल्क एक तरह से मुख्तस नहीं, लेकिन जो कदम पंजाब यूनिवर्सिटी ने उर्दू को लेकर उठाया, जो रवैया उसका है, उस पर सख्त नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस पर और बात करेंगे, मेरे साथ अमनदीप चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे हैं, वो जुड़ चुके हैं। अमनदीप, पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को लेकर जो मामला हुआ था उस पर क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं? बिल्कुल, अब आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो नया अपडेट है कि कल अहम मीटिंग होने जा रही है। कल सोमवार को एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह का विरोध उर्दू डिपार्टमेंट और कुछ और इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने भी उठाया है कि आप कैसे उर्दू को विदेशी भाषाओं की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषा नहीं है, इसका जो जन्म है वो हुआ ही हिंदुस्तान में है, तो आप क्यों उसको विदेशी भाषा में डाल रहे हैं। जबकि विदेशी भाषाओं की जो कैटेगरी है उसमें रशिया, जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं के साथ उर्दू को रखना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर कल एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। उस अहम मीटिंग में फैसला होगा कि उर्दू को अलग से, जैसे आजाद वो अभी डिपार्टमेंट है वो आजाद डिपार्टमेंट ही बनाया जाए, जहाँ फिर उर्दू को जो है अलग जो इंडियन लैंग्वेज की श्रेणी है जिसमें हिंदी और पंजाबी को रखा जाएगा उसमें कैटेगरी में रखा जाए, जहाँ फिर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें अभी उर्दू को कैटेगराइज किया गया है कि उर्दू को विदेशी भाषाओं के जो डिपार्टमेंट है उनमें शमूलियत करवा दी जाए, उनमें मर्ज कर दिया जाए। तो उसका विरोध कल भी हो सकता है। कल जो मीटिंग होगी उसमें कुछ हो सकता है, प्रोफेसर ये मुद्दा उठाएं कि ये गलती हो रही है, इस गलती को सुधारा जाए। तो अभी अपडेट ये है कि कल एक अहम मीटिंग होगी जिसमें जो डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे सेंटर्स हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज हैं, जो अलग अलग कोर्स हो जाते हैं, जिनमें बच्चे कम हैं, तो उनको मर्ज करने की कवायद को लेकर एक अहम मीटिंग होगी। उसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज में जो सर्कुलर जारी किया उसी के तहत विदेशी भाषाओं के साथ ही जोड़ा दिया जाएगा। जहाँ फिर कल को विरोध को देखते हुए जो क्रिटिसिज्म लगातार हुआ है पंजाब में, भले बुद्धिजीवी वर्ग से क्रिटिसिज्म हो, उस क्रिटिसिज्म को देखते हुए कल जो अपनी गलती मानते हुए जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस है वो उसको पंजाब इंडियन लैंग्वेजेस में शामिल करेंगे, जहाँ फिर अलग से जैसे अभी उर्दू डिपार्टमेंट एक आजाद तौर है वैसे ही चलता रहेगा। तो कल ये अहम फैसला होगा, लेकिन विवाद इस बात पर जरूर उठा है। बाकायदा पत्र भी जारी किए गए हैं डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को कि आपने जो कदम उठाया है वो पहले भी उठाया गया था, तब गलती मानी गई थी कि हाँ उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, तो आप 1.5 साल बाद फिर वो गलती क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों आप फिर वही सर्कुलर लेके आ रहे हैं जिसका विरोध और गलती मानी जा चुकी है। हालांकि हमने चंडीगढ़ की MP किरण खेर से भी इस मुद्दे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया, वो इस मुद्दे पर नहीं बोली है। और अभी देखना यही होगा कि बहस, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सेनेट है जिसकी मीटिंग में भी लगातार भाषाओं के मुद्दे पर डिबेट होती रहती है। बाकायदा कल जो मीटिंग होगी डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन की सर्कुलर को लेकर, उसमें हो सकता है कि अपनी गलती मानते हुए दोबारा फैसला रिवर्स हो, लेकिन अगर फैसला बदला नहीं जाता तो और क्रिटिसिज्म या फिर और इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। हालांकि ये मुद्दा अब काफी ऊंचे लेवल पर उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उर्दू के लिए कल की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है कि इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम जानकारी रखने के लिए। तो जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार इस पूरी खबर को उठा रहा है, हम आपको बताते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रूसी, फ्रेंच, जर्मनी, चीनी और तिब्बती जबानों के जुमरे में उर्दू को भी गैर मुल्की जबान के तौर पर रखा गया था। इस पर न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को जोरों शोर से उठाया है और अब कल खबर का ही असर है, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर है कि इस पर कल एक हंगामी मीटिंग होने वाली है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया फिर से इस पर गौर व फिक्र करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात का 97वां एडिशन नश्र हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में बुरी आदतें, नशे की लत छोड़ने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हुकूमत ने ई सिगरेट पर पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि मुल्क में नौजवान तबके की
बड़ी आबादी को खतरनाक आदत से बचाया जा सके। साथ ही पीएम ने साफ सफाई पर भी जोर दिया। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का नशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इसकी लत छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऐसा हर कोई कहता है। तंबाकू से नशा उसमें मौजूद निकोटीन के कारण होता है। किशोरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुआं बनता है। इसके माध्यम से निकोटीन का सेवन किया जाता है। वास्तव में ई सिगरेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आज पूरी दुनिया के लिए ये गर्व का विषय है कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं, तो इसके साथ ही 130 करोड़ देशवासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है, उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की ओर टिकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमसान मचा हुआ है। पार्टी की जानिब से यह साफ कर दिया गया है कि मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और वुजरा के अहले खाना को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन गुरुग्राम से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी ममलिकती वजीर राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अमित शाह से भी बात की है। उन्होंने बेटी को टिकट दिलाने के लिए अपनी वजारत का ओहदा छोड़ने की बात भी कही है। तो वहीं हरियाणा के सियासी दंगल में पहली बार किस्मत आजमाने वाली नई पार्टी जेजेपी भी आज उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर सकती है। जेजेपी की जानिब से पहले ही 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। दीगर उम्मीदवारों पर बातचीत जारी है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। आज पार्टी की दूसरी फहरिस्त भी आ सकती है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जिला पुंछ में एलओसी पर हिंदुस्तानी आर्मी मुस्तैदी से तैनात है। वहीं एलओसी पास वाले इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और एसएसबी एलओसी के उस पार से होने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ लोगों को महफूज रखने के लिए दिन रात तैनात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज एलओसी के पास के इलाकों में रात को खुसूसी गश्त अंजाम देते हैं। वहीं इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई जगहों पर एम्बुश भी लगाए हैं ताकि किसी भी तरह की दरअंदाजी नाकाम बनाई जा सके। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती से मकामी लोगों को काफी राहत मिली है। मकामी लोगों का मानना है कि जब से इलाके में इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, तब से वो रात को चैन की नींद सोते हैं। फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश से तो हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जब उधर से गोलाबारी होती है तो वो अपने ट्रुप्स निकालते हैं। तो इस तरफ भी सिविलियन को दूसरे किस्म का भी डर होता है कि कहीं कोई ऐसे लोग ना आगे घुस जाएं कि जिनकी वजह से हमें परेशानी हो। तो दूसरी बात तो ये है कि जो हमारे बॉर्डर पे लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। प्लस जो साथ में कैमोफ्लाई है, इसमें और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मगर अब जब से हमारे यहाँ नज़दीक फौज आई है तो उसका हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। तब तक हमें कोई इस वक्त मतलब किसी किस्म का डर नहीं है, क्योंकि फौज हमें रात को, दिन को, देर रात को भी आके या हमें पूछते हैं कोई आपको परेशानी, कोई आया कोई गया। तो हम अभी अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं जब से फौज आई है। बॉर्डर भी यहाँ साथ है, यहाँ पास शाहपुर किले में आज भी फायरिंग हो रही है। तो हम लोग यहाँ चैन से सोते हैं। जब से ये फोर्स आई है ऐसे होता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन में कोई मिलिटेंट ना आ जाए, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ज़्यादा अटैक करते हैं। खतरा रहता है क्योंकि मक्खी होती है, एक दूसरे से कोई ताबन नहीं होता है।
लेकिन जब से ये फोर्स आई है हम आराम से सोते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, इनकी लगातार चलती रहती है, हमें कोई खतरा नहीं। हम बिल्कुल सेफ हैं इनकी बदौलत से। एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से आए दिन जो है गोलाबारी करके घुसपैठ की कोशिश करवाई जाती है, लेकिन भारतीय सेना जहां पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देती है, वहीं जो नियंत्रण से जुड़े गांव हैं वहां पर जितने भी अर्ध सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह सुरक्षा से तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी गाँव में किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी गाँव, पुंछ। नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। गुजरात में इस त्यौहार के ताल्लुक से खास एहतमाम किया जाता है। इस बार भी गुजरात के लोगों ने नवरात्रा में कुछ खास तैयारियां की हैं। खास तौर पर टैटूज का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस साल गुजरात की लड़कियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं और खासतौर से चंद्रयान, दफा 370, 35A और ट्रैफिक रूल्स के टैटूज लड़कियां बनवा रही हैं। क्रेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। डे बाय डे लोगों में क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है। लोग अभी टैटू करवा रहे हैं क्रेज़ में नया। तो टैटू पहले लोग सिर्फ फैंसी टैटू करवाते थे, अभी लोगों में टैटू थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं। अभी 370 का टैटू करवाया है, ट्रैफिक रूल्स का टैटू लोग करवा रहे हैं और चंद्रयान 2 जो अभी हम लोग ने लैंड किया है वो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बार नवरात्रि को लेके, बिकॉज़ ये बार कुछ नया थीम लेके आए हैं हम नवरात्रि के लिए। मैंने मेरे बैक पे टैटू करवाया है, उसमें 35A और 370 का टैटू बना हुआ है जिससे लोगों को अवेयरनेस आए। मैं इस साल नवरात्रि के थ्रू ये संदेशा देना चाहती हूँ कि चंद्रयान 2 जो है वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, इसलिए मैंने चंद्रयान 2 का टैटू बनवाया है बैक पे। आगे बढ़ेंगे। म्यांमार चाहता है कि बांग्लादेश में रिहाइश पजीर रोहिंग्या मुसलमान अपने मुल्क वापस लौट आएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में म्यांमार के नुमाइंदे क्याउटेंट ने अपने खिताब के दौरान ये बात कही। टेंट ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए साजगार माहौल पैदा किया गया जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार बांग्लादेश और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इस बात पर गौर कर रहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे वतन वापस लाया जा सके। याद रहे कि 2017 में शोरिश पसंद हमले के बाद म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों पर काफी जुल्म किया था। हजारों की तादाद में घर जला दिए गए और कत्लेआम किया गया, जिसके बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भाग गए। कई रोहिंग्या मुसलमानों ने कहा था कि म्यांमार आर्मी के ऑपरेशन का मकसद मुल्क से मुसलमानों को खत्म करना है। खबर ऑस्ट्रिया से है जहां पार्लियामेंट्री इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है इब्तिदाई। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।